अगर आप रेलवे, एसएससी या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं रेलवे के सबसे इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्लास में आपको सिर्फ सवाल ही नहीं, बल्कि उनके आसान और क्लियर कॉन्सेप्ट्स भी समझाए जाएंगे, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकें। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप ऐसे ही यूजफुल क्लासेस रोज पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार साइंस क्लास। टॉपिक है तरंगे। आज हम तरंगे टॉपिक से जितने रेलवे में अच्छे क्वेश्चन आए हैं, यानी कठिन क्वेश्चन आए हैं, वो सारे देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, किसी तंतु सेटिंग में तरंगों के उत्पन्न होने के लिए कौन सी गति उत्तरदायी है? यादृच्छिक गति, आवधिक दोलन गति, गैर त्वरित स्थानांतरित गति या सरल रेखीय गति? तो इसमें सही आंसर है आवर्धिक दोलन गति। डोरी तार में तरंगें आवर्त दोलनी गति के द्वारा उत्पन्न होती हैं, जिनमें डोरी के कण अपनी औसत स्थिति के चारों ओर आगे पीछे कंपन करते हैं और एक सतत तरंग उत्पन्न करते हैं, जो डोरी के साथ आगे की ओर यात्रा करती है। अगला प्रश्न है, किसी तरंग का स्तर वह बिंदु होता है जहाँ पर विक्षोभ डैश पर होता है? शून्य बिंदु, नियत बिंदु, शून्यतम बिंदु या अधिकतम बिंदु? तो सही आंसर है डी, अधिकतम बिंदु। तरंग का शिखर वह बिंदु होता है जहाँ माध्यम का विचलन या गड़बड़ी अधिकतम धनात्मक मान पर होता है, जबकि तरंग की गर्त वह बिंदु होती है जहाँ पर वह विचलन अधिकतम ऋणात्मक मान पर होता है। अगला प्रश्न है, 0.101 सेकंड की अवधि वाली ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 10 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज या 0.1 हर्ट्ज? तो सही आंसर है 100 हर्ट्ज। यहाँ t बराबर 0.01 सेकेंड, आवृत्ति f बराबर 1/t यानी 1/ अवधि, तो इसका मान किया जाएगा 100 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है? पृष्ठ पर जल तरंग, निर्वात में प्रकाश तरंग, वायु में ध्वनि तरंग या संचरण के दौरान रेडियो तरंग है? सही आंसर है इसका सी, वायु में ध्वनि तरंग है। अगला प्रश्न है, यदि वायु का तापमान बढ़ जाता है तो ध्वनि की गति और प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह एनटीपीसी यूजी का है। मतलब तो सही आंसर है, यदि वायु का तापमान बढ़ जाता है तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है और प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी भी बढ़ जाती है, क्योंकि उच्च तापमान पर वायु अणु तेजी से कंपन करती हैं, जिससे ध्वनि तरंग गति से फैलती है और इसे स्पष्ट रूप से सुनने के लिए ध्वनि को अधिकतम दूरी तय करनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, इंफ्रासाउंड माइक्रोफोन डैश से निम्न आवृत्तियों पर विमान की बेक वॉर्टेक्स, कैरियर एयर टर्बुलेंस, टॉर्नेडो और भूकंपीय घटनाओं को दूर से पता लगाने में सक्षम बनाता है? एनटीपीसी यूजी का नया क्वेश्चन है। तो सही आंसर है 20 हर्ट्ज की ध्वनि। ठीक है। इंफ्रासाउंड ऐसी ध्वनि जिनकी तरंगें जिनकी आवृत्ति मानव श्रवण सीमा से कम होती है, यानी 20 हर्ट्ज। इंफ्रासाउंड माइक्रोफोन ऐसे माइक्रोफोन वायु में होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं जैसे विमान का बैक वॉर्टेक्स, क्लियर एयर टर्बुलेंस, टॉर्नेडो और भूकंपीय गतिविधियों का दूर से पता लगाने में सक्षम होते हैं।
अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक तेजी से गतिमान है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक, पराध्यात्मिक, ध्वनिक, अवध्वनिक या अतिध्वनिक? तो सही आंसर है अतिध्वनिक। अतिध्वनिक। यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से लगभग 5 गुना से अधिक तेजी से चल रही है तो उसे अतिध्वनिक कहा जाएगा। अतिध्वनिक ध्वनि की गति से धीमी गति, अवध्वनिक ध्वनि की गति से धीमी गति, आध्वनिक को ध्वनि की गति के आसपास जहां अवध्वनिक और पराध्वनिक प्रवाह का मिश्रण होता है, और पराध्वनिक ध्वनि की गति से तेज लेकिन 5 गुना से कम। अगला प्रश्न है, समुद्र में वस्तुओं को पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक ध्वनिक तरंगों का उपयोग करती है? सोनार, सार या लिडॉर या इनको साउंड? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, ये अपन मतलब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। सार, ऐसी सार मुख्य रूप से भूमि और उपग्रहों में इमेजिंग के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। लडार नक्शा बनाने और दूरी मापने के लिए। इको साउंड समुद्र की गहराई के लिए विशेष प्रकार का सोनार है, सामान्य वस्तु खोज के लिए नहीं है। अगला प्रश्न है, उस सिद्धांत का क्या नाम है जो यह स्पष्ट करता है कि तरंगाग्र पर प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगाग्नियों के स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो सभी दिशाओं में फैलती हैं और नया तरंगाग्र बनाती हैं? डॉपलर का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, हाइग्रेंस का सिद्धांत या फर्मा का सिद्धांत? तो सही आंसर है हाइग्रेंस का सिद्धांत। यह कहता है कि हाइग्रेंस का सिद्धांत यह कहता है कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगों का स्रोत होता है, जो सभी दिशाओं में फैलती हैं और एक नया तरंगाग्र बनाती हैं। टॉपिक से सारे अच्छे क्वेश्चन हो गए हैं।